नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय के अंतर्गत आज का प्रकरण है वर्तनी और उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, कारण और निवारण। इस पाठ में सीखने के अपेक्षित उद्देश्य हैं। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के अनेक कारणों को जान सकेंगे, उन कारणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में भेद कर सकेंगे। इसके साथ ही शुद्ध वर्तनी लेखन के नियमों के अनुसार उनका शुद्ध उच्चारण भी कर सकेंगे। वर्तनी लेखन के नियमों के आधार पर शुद्ध लेखन में भी उन्हें सुविधा होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो लेखन होता है वहाँ पर वर्तनी संबंधी बहुत सारी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। हम कहीं जा रहे हैं, कोई होर्डिंग लगी, वहाँ पर भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। बहुत बार मन करता है कि ऐसा क्यों। आज स्थिति यह है कि हम समाचार वाचन में देखते हैं कि पीछे लिखा हुआ आ रहा है, उसमें भी अशुद्ध वर्तनी है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। तो वर्तनी अशुद्ध क्यों है, इन कारणों को जानने की आवश्यकता है। यहाँ कारणों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। तो वर्तनी का अर्थ होता है अनुसरण करना, जिसका अभिप्राय है पीछे पीछे चलना। भाषा के ध्वनि स्वरूप में जो उच्चरित किया जाता है उसी ध्वनि के अनुरूप लिखा भी जाता है। भाषा के इसी लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि भाषा के उच्चरित रूप को उसी रूप में लिपिबद्ध करना शुद्ध वर्तनी कहलाता है। वर्तनी की एक रूपता, यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि शुद्ध वर्तनी क्या है और वर्तनी की एक रूपता क्या है। तो हम प्रारंभ करते हैं कि वर्तनी की एक रूपता समझें, फिर उसके बाद कारणों को समझें। तो हिंदी भाषा को स्थायी एवं मानक स्वरूप प्रदान करने के लिए वर्तनी की एक रूपता आवश्यक होती है। वर्तनी की एक रूपता से भाषा में संशय समाप्त हो जाता है और इसमें भ्रांतियों के अवसर नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक रूपता का अभिप्राय है कि किसी भी क्षेत्र में वर्तनी लिखी जाए, चाहे वो समाचार वाचक अपने लिए वर्तनी लिख रहा है, या कोई शिक्षाविद है, या कोई राजनीतिक नेता है, वो किसी वर्तनी का प्रयोग कर रहा है, या किसी भी क्षेत्र में हिंदी वर्तनी का प्रयोग हो रहा है, तो वो वर्तनी समान होनी चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो। और वर्तनी की जो एक रूपता होती है वो सर्वमान्य होती है और भाषा संबंधी भ्रांतियों को समाप्त करती है। जो वर्तनी होती है वो भाषा को लिखित रूप प्रदान करती है और वर्तनी की अशुद्धता भाषा को भी अशुद्ध करती है, जिससे भाषा की मानकता प्रभावित होती है। एक रूपता मीन्स सर्वमान्य। सर्वमान्य है जो चीज़, वो हमने क्यों सर्वमान्य माना, क्योंकि वो मानक है। तो वर्तनीगत शुद्धता लिखित भाषा की शुद्धता का अनिवार्य अंग है और इसके अभाव में भाषा शक्तिहीन होकर अपना महत्व खो देती है। और अशुद्ध वर्तनी भाषा का एक विकृत रूप प्रस्तुत करती है और उसका उच्चारण, गठन तथा रचनागत जो स्वरूप है वो अन्य रूपों पर पड़ता है। अतः शुद्ध वर्तनी मानक भाषा का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। यहाँ पर हम वर्तनी के संबंध में डीपी पटनायक ने कहा है, हमारे देश में लेखन की सुडौलता का उतना ही महत्व है जितना कि भाषण में सुउच्चारण का, पर भारत में लिपि को एक रहस्यपूर्ण धार्मिक महत्व प्राप्त है। परिणामतः सुंदर सुडौल लेखन के लक्ष्य का पालन बड़े धार्मिक भाव से किया जाता है। तो इनके कथन से स्पष्ट है कि सुंदर वर्तनी और सुंदर उच्चारण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के अनेक कारण होते हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि अशुद्ध वर्तनी के कारण क्या हैं
और इन अशुद्ध वर्तनी के कारणों को त्रुटियों के निराकरण की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें प्रथम है लिपि का उचित ज्ञान न होना। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है उच्चारण की अशुद्धता और उसमें एक रूपता का अभाव, व्याकरणिक रूपों की अनभिज्ञता और अन्य एक कारण है अनेक शब्दों में वर्तनीगत सर्वमान्य एक रूपता की कमी। तो हम प्रारंभ करते हैं लिपि का उचित ज्ञान न होना। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक या एक वर्ण का प्रयोग किया जाता है और एक प्रतीक से एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। भाषा की यह विशेषता इसे ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक बनाती है। इस विशेषता के उचित ज्ञान से हिंदी में वर्तनी संबंधी त्रुटियां बहुत कम हो जाती हैं या अत्यल्प हो जाती हैं। हिंदी भाषा में लिखित भाषा हेतु स्वीकृति जो शब्द हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। और यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, कमल। इसमें 6 मूल ध्वनियाँ हैं, क, अ, म, अ, ल, अ। तो यहाँ पर जो 6 मूल ध्वनियाँ हैं वो कमल शब्द का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो मूल ध्वनियाँ हैं वो हमने स्वनिम वाले जो पाठ था उसमें हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और हिंदी वर्णमाला ध्वनि के साथ वर्तनी, इनका ज्ञान छात्रों को प्राथमिक स्तर पर ही कराया जाना चाहिए और ऐसा होता नहीं है और इसलिए भविष्य में त्रुटियां होती हैं। अगर उनको प्रारंभिक स्तर पर ज्ञान कराया जाए तो भविष्य में त्रुटियों की संभावना हम कम कर सकते हैं। विशेष रूप से मात्राओं, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वर, चंद्रबिंदु, हलंत आदि के प्रयोगों का ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्णों के लेखन में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वरों, मात्राओं, वर्णों, संयुक्त वर्णों से संबंधित बातों को भी ध्यान में रखा जाए और प्रारंभिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को बताया जाए कि कौन से वर्ण प्रचलित हैं और कौन से वर्ण अप्रचलित हैं, कौन सी मात्राएं कहाँ पर प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो इन्हें हम एक एक करके बिंदुवार समझते हैं। आ का प्रचलित रूप वही प्रयोग में लाया जाना चाहिए, जबकि एक आ का प्रचलित रूप जो अब चलन में नहीं है उसको प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। यहाँ पर वो अप्रचलित आ का स्वरूप दर्शाया गया है, क्योंकि इससे भाषा में एक रूपता समाप्त होती है। अगर हम अप्रचलित रूप से बचेंगे तो एक रूपता बनी रहेगी। फिर दूसरा बिंदु है री का मूल उच्चारण। ये जो मूल उच्चारण है अब री के समान हो गया है, परंतु वर्तनी लेखन में री और उसकी मात्रा री, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उच्चारण भले ही बदल गया है लेकिन वर्तनी लेखन में अभी भी उसी प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात उच्चारण से थोड़ा सा अलग हटके उसके मूल रूप और मूल स्वरूप को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजी तत्सम शब्दों में यथास्थान अ के प्रयोग का अभ्यास कराया जाना चाहिए और यह ध्वनि आ और ओ दोनों ध्वनियों के मध्य की ध्वनि होती है, अर्थात इसे आ और ओ ध्वनियों के मध्यवर्ती ध्वनि माना जाता है। इसके जो उदाहरण स्वरूप शब्द हैं वो हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका अभ्यास कराया जाना चाहिए और जो नहीं कराया जाता है। ए और ओ इनको लिखने तथा इनकी मात्राएं लगाने में भी क्रमशः अ धन ई और अ धन उ के उच्चारण भ्रम से लिपि संबंधी त्रुटि लेखन में हो जाती है। इसलिए इन मात्राओं का अभ्यास प्रारंभिक स्तर से ही करवाया जाना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि लेखन में ए को 2 मात्रा लगाकर भी लिख देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, उच्चारण कर रहे हैं ए तो मात्राएं भी लगा देते हैं 2। तो यह त्रुटि ए और ए की मात्राएं जो होती हैं उनके बीच में भ्रम से उत्पन्न होती हैं। जैसे ऐनक, ऐनक में 1 मात्रा लगनी चाहिए लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं
दो मात्राएं लगाकर उसको ऐनक लिखते हैं। इसी प्रकार ऐसा में भी होता है, ऐसा में एक मात्रा लगने से वो शुद्ध है और उच्चारण ऐसा हो रहा है इसलिए वो दो मात्राएं लगाकर वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं। अब व्यंजन से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। कुछ व्यंजन दो रूपों में लिखे जाते हैं। ख में ख एक तरीके से लिखा गया जिसमें बंद है, रा और वा दोनों आपस में सटे हुए हैं, और इसका दूसरा तरीका जिसमें रा और वा ऐसा प्रतीत होता है खा की तरह। तो यहाँ पर जिसमें आपस में रा और वा सटे हुए हैं ये अधिक उपयुक्त है। इसमें इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रा और वा का भ्रम नहीं होगा। इसी प्रकार झ और झ जो प्रचलित रूप है च वर्ण का झ और एक अप्रचलित रूप है ये भ की तरह दिखाई पड़ता है। तो भाषा में प्रचलित झ जो यहाँ पर दर्शाया गया है इसी रूप का प्रयोग उचित होता है। इसी प्रकार ड़ और रा में भी भ्रम होता है, अतः ड़ जहाँ पर रा और ळ हो तो वहाँ पर ड़ का प्रयोग ही उपयुक्त माना जाता है। ध और भा में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है तो वहाँ पर घ और म का भ्रम हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक है जब घ हो तो वहाँ पर शिरोरेखा लगाएं, जहाँ ध प हो वहाँ पर शिरोरेखा से बचें, तो वहाँ पर भ्रम नहीं होगा। ल और ली से ल रूप का प्रयोग अधिक उपयुक्त है क्योंकि खड़ी पाई से उससे संयुक्त रूप को लिखने में आसानी होगी। इसके साथ ही च, छ, झ, ध, भा रूपों को भी प्रचलन में उपयोगी माना जाता है। इया संस्कृत में भी स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त होता है। यह तत्सम शब्दों के बीच में आता है, जैसे व्यंजन, चंचल, अंजलि, ये इसके उदाहरण हैं। कभी कभी इया अथवा अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग भी देखने को मिलता है जो पूर्ण रूपेण अशुद्ध है। अतः इया का संयोग अथवा अनुस्वार चिन्ह का विकल्प भी छात्रों को नहीं बताया जाता है। ड़ स्वर अगर ड़ है और स्वर सहित है तो ठीक से उच्चारित किया जाता है, किंतु स्वर रहित ड़ का उच्चारण न के समान हो जाता है, जैसे पंडित। यहाँ पर ड़ को प्रयोग में लाया गया है जो शुद्ध रूप है। ड़ का उच्चारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंगा के समान है तथा ड़ को और अंगा का अभ्यास नहीं कराया जाता है। इसी प्रकार मूर्धन्य श का उच्चारण श हो गया है एवं ऐसे तत्सम शब्दों का अगर अभ्यास नहीं कराया जाता तो वर्तनी संबंधी दोष हो जाते हैं, जैसे वर्षा, हर्ष, वृषभ, कष्टकारी आदि शब्द। ज्ञ का उच्चारण भी परिवर्तित हो चुका है जिसे प्रायः ज्ञ या ज्ञ के रूप में सुना जाता है जो वर्तनी को दोषपूर्ण बनाता है। ज्ञ मूल रूप से ज और इया का संयुक्ताक्षर है, अतः ऐसे शब्दों के प्रयोग का अभ्यास भी अपेक्षित है जिसमें ज्ञ का प्रयोग हुआ हो, जो आरंभिक कक्षाओं में अभ्यास में नहीं लाया जाता और वर्तनी दोष का कारण बनता है, जैसे अज्ञान, विज्ञान, अवज्ञा, इस प्रकार के शब्द। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लिखित है, सानुनासिक वर्ण, अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु के शुद्ध प्रयोग के जब अभ्यास नहीं कराए जाते हैं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं। उच्चारण की अशुद्धता या उच्चारण में एक रूपता का अभाव, यह भी वर्तनी संबंधी दोष का एक प्रमुख कारण है। पूर्व के पाठों में हिंदी ध्वनियों के उच्चारण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। इस पाठ में उच्चारण संबंधी केवल उन अशुद्धियों का अध्ययन किया जा रहा है जिनका प्रभाव विशेष रूप से वर्तनी पर पड़ता है। सारी बातें यहाँ पर हम पुनः नहीं करेंगे, केवल विशेष बातों को यहाँ पर संक्षेप में करेंगे। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है और इसमें जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, ये इसकी विशेषता है। वर्णों की उच्चारण अशुद्धि के कारण शब्दों के लिखने में अशुद्धि हो जाती है, अतः ऐसे शब्दों के उच्चारण की शुद्धता और तदनुरूप लिखने की शुद्धता का अभ्यास आवश्यक है। यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी को दर्शाता है और ये अभ्यास के साथ साथ उन कारणों को भी इंगित करता है जिनके कारण उच्चारण की वजह से वर्तनी में अशुद्धियां या त्रुटियां होती हैं। तो प्रारंभ करते हैं अ तथा आ के अशुद्ध उच्चारण से लेखन में क्या त्रुटियां होती हैं और जिनका कक्षा में अभ्यास का अभाव देखने को मिलता है। तो उदाहरण में हम देखेंगे
किस तरीके से पहले कॉलम में अशुद्ध वर्तनी लिखी है और दूसरे में शुद्ध वर्तनी लिखी है। तो हम जब उच्चारण करते हैं, जैसे कोई नाम है आकांक्षा, तो जब बोलचाल की भाषा में हम उसको क्या बोलेंगे, आकांक्षा। जब आकांक्षा बोलेंगे तो लिखेंगे भी क्या, आकांक्षा। इसलिए आकांक्षा अशुद्ध हो गया, आकांक्षा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार जैसे बाजार है, बाजार को शुद्ध है और बोलने में बाजार बोल दिया, हम बाजार जा रहे हैं, तो लिख क्या दिया, बाजार, तो वहाँ पर ये अशुद्ध हो जाता है। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण देखते हैं, भागीरथी, और बोलने में क्या होता है, भगीरथी। तो अब जब भगीरथी बोल रहे हैं तो हम लिखेंगे भी भगीरथी। तो उच्चारण में एक रूपता का अभाव वर्तनी संबंधी त्रुटि का कारण बनता है। ये कई उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, सामाजिक, पतंजलि, इनको आप अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। अब ई और बड़ी ई, इनके अशुद्ध उच्चारण से लेखन में क्या त्रुटि होती है, इनके उदाहरण आप देखिए। हम यहाँ पर भी नाम को बोलकर बताते हैं, सरिता। अब सरिता बोल रहे हैं तो यहाँ पर सरिता नहीं है, सरिता है। अब सरिता नदी भी होती है, नाम भी हो सकता है। जब हम सरिता बोल रहे हैं तो हमें उच्चारण क्या करना है, सरिता, री, छोटी। और जब हम छोटी ई का उच्चारण करेंगे तो लिखेंगे भी शुद्ध वर्तनी के रूप में सरिता। इसी तरीके से हरितिमा, हरितिमा जब उच्चारण करेंगे तो वर्तनी हरितिमा लिखा जाएगा, बड़ी लिखा जाएगा, और हमें लिखना क्या है, हरितिमा। इसी तरीके से बड़ी का एक उदाहरण ले लेते हैं, श्रीमती। श्रीमती, यहाँ पर लिखना क्या है, श्रीमती। श्रीमती का जब उच्चारण होगा तभी हम वर्तनी में श्रीमती लिखेंगे। ये छोटे छोटे गलतियाँ होती हैं। ये अन्य उदाहरण भी यहाँ दिए हुए हैं, शुद्धि है, शांति है, वासुकी है। तो यहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं, इन सब शब्दों को अपनी भाषा में भी अनुप्रयोग कर सकते हैं, इनको बोल के भी आप लिख सकते हैं, जिससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होंगी। अब एक उदाहरण लेते हैं, ऊ और ऊ के अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी किस प्रकार से अशुद्ध होती है और इनके भी उचित अभ्यास का अभाव है। जैसे हम बातचीत में बोलते हैं, हमें मालूम है, इसी प्रकार ऊ और ऊ के अशुद्ध उच्चारण से लेखन में भी त्रुटि हो जाती है। वधु, वधु, भानु, भानु। तो जब हम सही उच्चारित करेंगे, जैसे भानु उच्चारित करेंगे तो भानु ही लिखेंगे, और हम लिख क्या देते हैं, भानु, और ये मान के चलते हैं कि जो हमने लिखा है वही सही है। इसलिए अशुद्ध वर्तनी भी शुद्ध प्रतीत होती है। यहाँ पर और भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मृत्यु लोक, तो मृत्यु, मृत्यु की जगह हमें क्या बोलना, मृत्यु। अगर हम मृत्यु बोलेंगे तो सही लिखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे ए तथा औ के उच्चारण। ऐ, औ के रूप में होने से लेखन संबंधी त्रुटि किस प्रकार से होती है। हम पैसा को क्या बोलते हैं सामान्य बोलचाल में या लोक भाषा, क्या है, पैसा। औरत को कहेंगे औरत, कौवा को बोलेंगे कौआ। तो हम कौआ बोलेंगे तो कौआ ही लिखेंगे। तो हमारा औ की मात्रा किस में आ गई, ऊ और आ में, तो वर्तनी हमारी अशुद्ध हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्चारण कितना अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। नवनीत, अब नवनीत को हम जल्दी में बोलेंगे तो नवनीत आ रहा है। अब नवनीत आ रहा है तो नवनीत, नवनीत को बिगाड़ के आपने क्या कर दिया, नवनीत। इसी प्रकार अवसर, अवसर को अवसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ण कितने हैं, और हम जब बोलते हैं भाषा प्रवाह में या लोकाचार की भाषा में तो कहते हैं अवसर। अब अवसर बोलेंगे तो अवसर ही लिखेंगे ना, छ, आधा च, छ और क्ष। इनकी अशुद्धियाँ भी उच्चारण दोष से ही होती हैं। हम प्रायः देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी छात्र को क्षात्र बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष बोलते हैं, क्षत्रिय को क्षत्रिय बोलते हैं, इच्छा को इच्छा बोल देंगे, क्षमा को क्षमा बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमें उच्चारण का ज्ञान नहीं है, और जब उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा तो स्वाभाविक है वर्तनी भी अशुद्ध होगी। टा और ठा की त्रुटियां भी अशुद्ध उच्चारण के अभाव में होती हैं। शुद्ध वर्तनी के रूप में हम देखते हैं कि पृष्ठ बोला जाता है, लेकिन आप सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, पृष्ठ। अब जब पृष्ठ बोलेंगे तो पृष्ठ लिखेंगे, पृष्ठ ही लिखेंगे, तो वहाँ पर टा लिख देंगे ठ की जगह। इसी तरह भ्रष्ट, भ्रष्ट को बोलेंगे भ्रष्ट,
जब ठ बोलेंगे तो वर्तनी ठ ही प्रयोग में आएगी। इसी प्रकार से अभीष्ट ट है, यहाँ पर अशुद्ध में क्या ठ है। तो और भी उदाहरण यहाँ पर दर्शाए गए हैं जिनका अभ्यास आवश्यक है। अब न और ल न और र, इसके जो उच्चारण है इसमें भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम चरण बोल देते हैं, जबकि शुद्ध वर्तनी क्या चरण। हम परिणाम को परिणाम बोलते हैं। इसी प्रकार प्रणाली को प्रणाली बोलते हैं, प्रमाण को प्रमाण बोलते हैं। तो ये अशुद्ध वर्तनी क्यों हो रही है? क्योंकि हम अशुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं। महत्वपूर्ण है व और बा, इन दोनों की अशुद्धि भी भाषा लेखन में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। इन दोनों वर्तनी में कुछ एक रूपता के साथ उच्चारण दोष भी एक कारण है। यहाँ पर ब और व, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी दोनों के शब्द दिए हुए हैं। जैसे बन मतलब बनना और वन, वन हो गया शुद्ध वर्तनी। विषय विषय, बल वल, बहिष्कार शुद्ध है और अशुद्ध क्या है? बहिष्कार। तीनों जो स हैं, दंती स, तालव्य श और मूर्धन्य श, इनके उच्चारण में सबसे अधिक दोष देखने को मिलता है। इसका कारण लिखने में भी दिखाई पड़ता है। जब उच्चारण अशुद्ध होगा तो लेखन संबंधी भी अशुद्धियाँ होंगी। सबसे पहले देखिए शासन। ये हमने वर्तनी संबंधी नियम में बताया था कि श के बाद, तालव्य श के बाद दंती स आता है, और जबकि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, शासन की जगह शासन उल्टा कर देते हैं। तो जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये हमारी हिंदी लिपि की बहुत बड़ी वैज्ञानिक विशेषता है कि जैसा हम उच्चारित करते हैं वही लिखा जाता है। इसलिए शुद्ध उच्चारण शुद्ध वर्तनी के लिए आवश्यक है। जैसे एक और उदाहरण हम समझते हैं, शेष, और शेष को हम कैसे लिखते हैं? शेष। अब शेष यहाँ पर कितना सुनने में अटपटा सा लगता है। विश्वास, विश्वास को अगर हम बोलेंगे विश्वास तो कितना अटपटा लग रहा है। यहाँ पर स, श और श, इन तीनों के जो ध्वनि संबंधी भिन्नता है इसको समझने की आवश्यकता है। समझने के साथ साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता है। हलंत संबंधी अशुद्धियां भी उच्चारण भ्रम के कारण ही होती हैं। अशुद्ध वर्तनी में हम सत कहते हैं, और जबकि शुद्ध वर्तनी क्या? सत। दिक, दिक, तो दिक जब हम क बोलेंगे तो क आएगा, जब हलंत की तरह भाषा में प्रयोग करेंगे तो दिक, उसमें हल चिन्ह अवश्य लगाएंगे। इसी तरह विद्युत और विद्युत, तो हलंत चिन्ह कहाँ पर लगना है ये हमें प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों को अभ्यास में प्रयोग में कराया जाना चाहिए। अब अशुद्ध वर्तनी के कारण लोप, आगम और विपर्य संबंधी भी होते हैं। जब विद्यार्थियों को लोप, आगम और विपर्य संबंधी उच्चारण नहीं कराया जाता है और इस तरीके के दोष होते हैं तो वहाँ पर भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे अध्ययन, अध्ययन में शुद्ध वर्तनी में दो य हैं, और जब य का लोप हो गया तो क्या हो गया? अध्ययन। स्वावलंबन, स्वावलंबन को हम अशुद्ध रूप से क्या बोलते हैं? स्वावलंबन। तो स्वाव यहाँ पर व का लोप किया गया है। इसी प्रकार उपाध्याय है, तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो लोप, आगम और विपर्य संबंधी उच्चारण दोष के कारण वर्तनी को अशुद्ध बनाते हैं। भारती, भारतीय को भारती लिख देते हैं, पर्वतीय को पर्वती लिख देते हैं। तो ये सारे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी जब आरंभ में ही संयुक्त व्यंजन होता है तो प्रथम व्यंजन के पूर्व अ या ई की भांति एक हल्की सी ध्वनि उच्चरित होती है, और इस आगम के कारण जो ध्वनि उच्चरित हो रही है वो आगम है। इस आगम के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे आप बोलचाल में सुनेंगे लोग कहते हैं स्नान कर रहे हैं, तो ये अ क्या है? आगम। तो अ जब हम बोलेंगे तो लिखने में स्नान के स्थान पर लिखेंगे अस्नान। इसी तरीके से स्पर्श का भी होता है। स्पर्श में जब अ का उच्चारण हल्का सा हो रहा है भले ही, लेकिन इसमें वर्तनी की त्रुटि हो रही है, अस्पर्श लिख देते हैं, स्पर्श को अस्पर्श लिख देते हैं, तो इससे वर्तनी दोषपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर स्कूल को भी, स्टेशन को भी अस्टेशन लिख देते हैं। कभी कभी उच्चारण में ध्वनियों का विपर्य, विपर्य अर्थात विपरीत रूप से आगे पीछे हो जाता है, तो इस कारण वर्तनीगत अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा
या ब्रह्मा। तो यहाँ पे म और ह आगे पीछे हो गए, चिन्ह में भी न और ह आगे पीछे हो गए। तो इनके आगे पीछे होने से वर्तनी संबंधी अशुद्धि या त्रुटि हो जाती है। उच्चारण दोष के कारण होने वाली वर्तनीगत अशुद्धियों हेतु जो ये उदाहरण प्रस्तुत किए गए ये मात्र संकेत हैं। शिक्षकों को इन उदाहरणों की विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए और कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा उनसे अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। जब अभ्यास कक्षा में प्रारंभिक स्तर पर ही कराया जाएगा तभी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर हो सकेंगी और समाज में भी भाषागत एक असीम शक्ति आएगी। अब तृतीय कारण था व्याकरण संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी बहुत सी अशुद्धियां शब्द रचना का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भी होती हैं। सबसे अधिक अशुद्धियां संधि नियमों का ठीक से ज्ञान न होने के कारण होती हैं। उपसर्ग या प्रत्यय मिलते समय भी संधि के नियम जानने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्दों में लिंग वचन विकार के कारण जो परिवर्तन होता है उसकी अज्ञानता के कारण भी वर्तनीगत अशुद्धियां पाई जाती हैं। कुछ शब्दों में वर्तनीगत सर्वमान्य एकरूपता का अभाव ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो 2 या 3 रूपों में लिखे जाते हैं। विशेष रूप से य श्रुति वाले शब्दों में यह भ्रम अधिक होता है, जबकि इन शब्दों का एक मान्य रूप होना चाहिए। हिंदी में वह श्रुति लुप्त हो गई है और उसका प्रयोग भी अब अशुद्ध और अमान्य है। यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं। शुद्ध वर्तनी में जाएगा होगा, वह को यहाँ पर हटा दिया गया। जावेगा अशुद्ध वर्तनी का रूप है। धोएगा शुद्ध है, धोवेगा अशुद्ध है। सोएगा शुद्ध है और सोवेगा अशुद्ध है। इसी तरह आएगा में या नहीं होगा, ए होगा। और एक विशेष बात जो ध्यान रखने की, बहुवचन रूप में आएंगे, जाएंगे, खाएंगे यही शुद्ध रूप हैं। स्वरांत क्रियाओं के सब रूपों में स्वर रहता है, जैसे उठिए, चाहिए, चलिए। तो ये अंत में क्या है? स्वर। तो जब स्वर होगा तो वहाँ पर हम या में एक ही मात्रा नहीं लगाते हैं। तो शुद्ध वर्तनी में स्वर ही रहेगा जब स्वरांत होगा। उदाहरण में यहाँ पर आप देख सकते हैं, उठिए यहाँ पर स्वरांत है, चलिए, चाहिए, जाइए, या में एक ही मात्रा लगा के ये नहीं लिखा जाएगा। आकारांत धातुओं के आज्ञाबोधक रूप में स्वर रहता है, जैसे आओ, आकारांत है ना, आओ, लाओ, खाओ, कीजिए। इस प्रकार के शब्द आकारांत हैं और इसमें आज्ञाबोधक रूप होता है तो वहाँ पे स्वर रहता है। ए है, ओ है। जहाँ एक वचन में य होता है वहाँ बहुवचन में भी य रखते हैं, जैसे आया, आया का बहुवचन क्या होगा? आए। गया, गए। तो यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर व्यंजन य है और उसमें एक ही मात्रा है। और स्त्रीलिंग में आई गई प्रचलित है, तो स्त्रीलिंग में क्या है? ई, स्वर है। गई में ई स्वर है। लिया क्रिया का बहुवचन लिए होगा, मीन्स यहाँ पर या में एक ही मात्रा लगेगी, परंतु अव्यय में लिए लिखा जाता है, स्वर है। जैसे मैंने राम के लिए, लिए अव्यय है, आम लिए। तो जब अव्यय है तो वहाँ पर स्वरांत है। लिए कैसे लिखा गया? स्वर उसके अंत में है, ए है। और जब क्रिया के रूप में आया तो लिए में या आया और या में मात्रा लगी। तो यहाँ पर आप इस नियम को समझने के बाद वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि से बच सकते हैं। आकारांत शब्दों के बहुवचन में स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे संख्या है तो संख्या में जब बहुवचन बनाएंगे तो संख्याएं, अंतिम वर्ण क्या है? स्वर। राजा तो राजाओं। और इकारांत और उकारांत शब्दों के बहुवचन में यह का प्रयोग होता है, जैसे रानी तो रानियां। यहाँ पर या और या में चंद्र बिंदु है। घड़ी, घड़ी में घड़ियां, या है और या में चंद्र बिंदु है। इसी प्रकार कवि का भी उदाहरण देख रहे हैं आप। उकारांत और उकारांत शब्दों के बहुवचन में स्वर लिखा जाता है, जैसे शिशु, शिशुओं, भालू, भालुओं। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? ओ, जो स्वर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि छात्रों को लिपि, उच्चारण, शब्द रचना और रूपांतरण तथा अनेक रूपों में लिखे जाने वाले शब्दों के निश्चित रूप का ठीक ज्ञान करा दिया जाए तो उनको
हम अशुद्ध वर्तनी से बचा सकते हैं। उनको शुद्ध अक्षरी का अच्छे से अभ्यास कराया जाए तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से उन्हें दूर किया जा सकता है और उसके अनुरूप उच्चारणगत शुद्धता का भी परिष्कार किया जा सकता है। जब कक्षा में वर्तनीगत अशुद्धियाँ होती हैं, उच्चारणगत अशुद्धियाँ होती हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि उनका निवारण किया जाए और उनका उपचार भी किया जाए। तो यहाँ पर कुछ उपचारात्मक सुझाव दिए गए हैं। अध्यापक का सर्वप्रथम कर्तव्य यह जानना होना चाहिए कि किन कारणों से बालक बोलने और लिखने में अशुद्धियाँ करते हैं और इन कारणों को एकत्रित करें और उन्हें सूचीबद्ध कर लें। इस जानकारी के पश्चात ही अध्यापक इस दिशा में छात्रों को समुचित उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर पाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, परंपरागत विधियां और वैज्ञानिक विधियां। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि परंपरागत विधियां क्या हैं। यदि शिक्षक यह अनुभव करे कि उसका उच्चारण कक्षा में गलत होता है तो उसे सचेष्ट रहना चाहिए। भाई, हमें जब पता है कि हमारा उच्चारण गलत है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा उच्चारण कक्षा में सही हो। इसके लिए शिक्षकों का ये दायित्व है कि अधिक से अधिक बार स्वयं अभ्यास करें और यह प्रयत्न करें कि वो कक्षा में आदर्श उच्चारण छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करें। बहुत बार देशी प्रभाव भी होता है या अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। इनके कारण अध्यापक और छात्र दोनों ही श और स दोनों में विभेद नहीं कर पाते, र और र का उच्चारण भी गलत करते हैं। तो इस त्रुटि के निवारण के लिए छात्रों को क्षेत्रीय भाषा से अलग मानक भाषा के प्रयोग को अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यदि छात्र के वाचन संबंधी अवयवों में कुछ दोष हैं तो अध्यापक उस त्रुटि को सुधारने में असमर्थ रहेगा। भाई, शारीरिक दोष हैं तो उन्हें शिक्षक नहीं सुधार सकता, तो अवयव दोष के लिए डॉक्टर या चिकित्सक की सहायता ठीक से ली जा सकती है और अगर सही परामर्श और उपचार मिलेगा तो ये अवयव संबंधी दोष दूर किए जा सकते हैं। और अगर भाषा अवयव संबंधी दोष दूर हो जाएंगे तो उच्चारण संबंधी दोष भी दूर किए जा सकते हैं। अध्यापक के पास एक ही साधन होता है, वो क्या है? उच्चारण अभ्यास। और उस शब्द का बार बार अभ्यास करवाकर वह उस छात्र को गलत उच्चरित शब्द को सही उच्चरित करने में समर्थ बना सकता है। विशिष्ट अक्षर को विभिन्न शब्दों के रूप में बार बार विभिन्न रूपों में अभ्यास करवाए। इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी है वो कठिन शब्दों के सही उच्चारण कर पाएगा। यदि छात्र र, ल, त्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उसे हम इस रूप में उनका अभ्यास करा सकते हैं, र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, या ल का भी ला, ला, लिली, लुलु, ले, ले, लो, लो, लंग, लह, इस रूप में उच्चारण अभ्यास करवाएं। कक्षा में अगर इस तरह से अभ्यास करवाएंगे तो निश्चय ही विद्यार्थी रा, ल और त्र का सही उच्चारण कर पाएंगे। हकलाने वाले बालकों में यह आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि वो शब्दों का उच्चारण ठीक से कर सकता है और शब्दों के खंड करके इस दिशा में छात्रों को कुछ सीमा तक शुद्ध उच्चारण हेतु समर्थ बनाया जा सकता है। जैसे प्रारंभिक एक शब्द है और प्रारंभिक शब्द को हम खंड में विभाजित कर दें, प्रा, रम और भिक, इन 3 खंडों में विभाजित कर दिया और विद्यार्थी को अभ्यास कराया कि खंड के आधार पर ही वो उच्चारण करे। तो इसके बार बार अभ्यास से विद्यार्थी प्रारंभिक का सही उच्चारण कर सकता है और उसके हकलाने का दोष काफ़ी सीमा तक हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास। उच्चारण दोष 2 तरीके से दूर किए जा सकते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से, दूसरा सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार कर सकते हैं कि एक एक विद्यार्थी को विभिन्न शब्दों के उच्चारण करवाना तथा एक ही शब्द को अनेकों बार उच्चरित करवाना। बालक से क्या त्रुटि हो रही है उसे लिखते जाएं और फिर जब बालक अपने उच्चारण कर ले तो उसको लिखकर समझाएं कि आप इस प्रकार से उच्चारण करें। और सामूहिक रूप में एक ही शब्द का अनेकों बार समेत स्वर में
सामूहिक रूप से उच्चारण करवाएं। तो ये दो तरीके हैं उच्चारण को सुधारने के लिए। वैज्ञानिक विधियाँ, बालक की भाषा उसकी भाषा वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन कराकर भी उच्चारण में परिमार्जन और सुधार कराया जा सकता है। उनको मुख के विभिन्न अवयवों एवं उच्चारण स्थानों से परिचित कराया जाना चाहिए और ये दायित्व किसका, अध्यापक का, कि उसे विद्यार्थी को बताएं कि ये उच्चारण, ये वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान ये है और इस वर्ण का उच्चारण शरीर के इस अवयव से करें। तो जब विद्यार्थी बोलेगा तो बोलते समय वो सतर्क रहेगा कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से करना है और त वर्ग का उच्चारण कहाँ से करना है। और अगर विद्यार्थी को उच्चारण अवयवों का सही ज्ञान होगा तो वो उच्चारण भी सही करेगा। अध्यापक कृत्रिम तालु के प्रयोग द्वारा भी छात्रों को उच्चारण सिखा सकता है। टेप रिकॉर्डर में बालकों के उच्चारण में टेप करके उन्हें दोबारा सुनाकर छात्रों को उनकी अशुद्धियों की जानकारी दी जा सकती है और जब विद्यार्थियों को पता चल जाएगी कि वो कहाँ पर अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो वो उसका अभ्यास करेंगे। तो इस विधि से भी उनको शुद्ध उच्चारण सिखाया जा सकता है। इसके लिए हेडफोन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो छात्र हैं उनके मन में अनावश्यक भय, संकोच, हीन भावना आदि को हम परामर्श या मनोवैज्ञानिक निदान द्वारा दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य प्रेरक तत्व हैं वो भी प्रयोग में लाकर उनके अशुद्ध उच्चारण को दूर कर सकते हैं। जहाँ तक शुद्ध लिखने का प्रश्न है उसका संबंध शुद्ध उच्चारण से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो हम शुद्ध लिख भी पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम कवि का उच्चारण कवि न करके कवि ही करें, यहाँ पर कवि का उच्चारण कवि न करके कवि करें तो हम गलत लिखेंगे भी। जो छात्र ई की मात्रा पर बल देते हैं वो सदैव कवि लिखने को की त्रुटि करते हैं। तो यहाँ पर प्रमाणित है कि शुद्ध लिखने का शुद्ध उच्चारण से बहुत बड़ा संबंध है। अतः जो उपचार हम अशुद्ध बोलने के लिए करते हैं वही अशुद्ध लिखने में भी सहायक होंगे। उच्चारण की शुद्धता पर अक्षरों की शुद्धता पूर्णतया अवलंबित है। उपचारों के लिए अध्यापक ही सहायक सिद्ध हो सकता है। भला उसे विद्यार्थी की शुद्धता से और कौन आनंदित होगा। अपने लगाए पौधे में फूल लगते देख किसे प्रसन्नता नहीं होगी। शिक्षक अपने द्वारा किए गए उपचारों का सुपरिणाम देखकर बहुत ही हर्षित होता है और विद्यार्थी तथा समाज का इससे कल्याण भी होगा। विभिन्न औपचारिक साधनों के प्रयोग से उसे प्राण से मनोवैज्ञानिक ढंग से परिश्रम से संलग्न हो जाना चाहिए। अंत में ये कहा जा सकता है कि जो ये पाठ था कारण और उपचार, अशुद्ध वर्तनी के कारण और उपचार, तो इस पाठ में उन कारणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया और विभिन्न प्रकार की शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को अनेकों उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया। वर्तनी को शुद्ध करने हेतु उपचारात्मक उपायों को भी इस पाठ में विवेचित किया गया। अतः वर्तनी एवं उच्चारण के नियमों को समझने के बाद हम अगले पाठ में संधि के विभिन्न भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।